कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है। कंप्लेंट केस है, परिवाद वाला मामला है। और परिवाद मामले की सुनवाई की जो तारीख नियत की है, मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट किया कि साहब इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया। एक केस मैंने बताया, तो एफआईआर केस और एक कौन सा, कंप्लेंट केस। तो कार्यवाही किस पे आधारित की गई है? परिवाद पर आधारित है। और परिवादी खुद ही न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? ऐसा ही एक आगे सेक्शन समन मामलों में भी है। समन जो केसेज है वहां पर भी एक परिवादी की अनुपस्थिति। आगे देखो, एक सेक्शन है 279। इससे आगे वाली जो ट्रायल है ना, चैप्टर नंबर 21 में, उसमें भी एक सेक्शन है 279, है ना। ये 279, 280, 281, 282 पुराने सेक्शन 456, 57, 58 और 59, ये ऐसे सेक्शन है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। यूं समझे आप, पुरानी सीआरपीसी के जो सेक्शन है 256, 57, 58, 59, वो अब है 279, 80, 81 और 82। इतनी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो आपने ट्रायल पढ़ी उसमें आए नहीं है, बट इनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ वारंट मामलों में देखे, ये अपनी केस कौन सा है, वारंट ट्रायल पढ़ रहे हैं अपन। तो वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदर देन पुलिस रिपोर्ट, दो ट्रायल पढ़ी अपन ने, ए पार्ट में और बी पार्ट में। अब इसमें सेक्शन 272, ये पहले सेक्शन 249 था। कौन सा था? 272 जो सेक्शन है सीआरपी का, सेक्शन 249 था, परिवादी की अनुपस्थिति। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि ऑफेंस आपका कौन सा है, कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल ऑफेंस समझते हो कौन से होते हैं? आगे एक लिस्ट दे रखी है, एक दिन मैंने पहले भी बताई थी इसी चैप्टर में। जिन यानी समझौता योग्य अपराध, शमनीय अपराध, जिसमें पीड़ित व्यक्ति अभियुक्त को माफ कर सकता है। सेक्शन 358, पुराना नहीं, 359। पहले सेक्शन कौन सा था? 320। 320 यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल का मतलब पीड़ित व्यक्ति अभियुक्त को माफ कर सकता है, मिलकर के समझौता कर सकते हैं। समझौता योग्य अपराध, जिनको अपन बोलते थे शमनीय अपराध, माफी योग्य अपराध, पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अभियुक्त को माफ कर दे। तो वो अपराध कौन कौन से हैं, डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखो। 359 क्लोज फर्स्ट में अपराधों की वो लिस्ट है जिसमें कोर्ट की परमिशन के बिना समझौता हो सकता है, यानी अपराध से पीड़ित व्यक्ति अभियुक्त को माफ कर सकता है। और 359 के क्लोज सेकंड में उन अपराधों की लिस्ट है जिसमें न्यायालय की अनुमति से, कोर्ट की परमिशन से समझौता किया जा सकता है। आगे एक लिस्ट और है, देखो आप, दो लिस्ट है इसमें। न्यायालय की अनुमति से समझौता हो सकता है, यानी बिना न्यायालय की अनुमति के आप समझौता नहीं कर सकते। जो भी ये बीएनएस के सेक्शन है, डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्शन है। जैसे 84 है, सबसे पहले देखो आप, 84 है ना। जिस व्यक्ति की पत्नी को कोई दूसरा भगा ले गया, उसने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, तो मेरी पत्नी को भगा ले गया, दोबारा मत लेके जाना, एक बार तो तुझे माफ कर देता हूं, है ना। 84 पुराना सेक्शन 498, मैंने आपके दो थप्पड़ मार दिए, आपने माफ कर दिया कि यार दोबारा मत मारना, एक बार मार दिया, तो पैसे ले ले यार, दो थप्पड़ ही तो मारे, दो थप्पड़ के तुझे 20,000 रुपये दे रहा हूँ, कब मैं क्या, पैसे का पार्टी आपस में समझौता कर सकती है। तो ये एक तो वो है जिसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और एक कोर्ट की परमिशन से। अब आ जाइए आप, ये लिस्ट हालांकि एग्जाम में हो सकता है
कई बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन उसी का सही होगा जिसने लिस्ट याद कर रखी है। कल को आप न्यायालय के सामने कि साहब मेरा पार्टी से राजीनामा हो गया, समझौता हो गया, तो समझौता योग्य सेक्शन है तो सही क्या? कोर्ट में आते हैं, खूब आते हैं कि साहब हमारे बीच में राजीनामा हो गया। तो राजीनामा योग्य कंपाउंडेबल सेक्शन होंगे तभी तो करोगे ना, अगर सेक्शन ही नहीं है तो कैसे करोगे आप? बलात्संग का अपराध है, मर्डर कर दिया कि साहब समझौता हो गया। अरे तुम कौन होते हो समझौता करने वाला? समझौता योग्य अपराध है क्या? नहीं है। तो जब आप सुनते हो ना कि राजीनामा हो गया, समझौता हो गया, वो तभी होगा जब ये सेक्शन, इनमें से कोई सेक्शन होगा। चलिए, अब पढ़िए आप 272। अब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, परिवादी की अनुपस्थिति जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है। जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है। जिस दिन मामले की सुनवाई फिक्स की है, नियत की है, और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है। पहली लाइन, अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है। अंडरलाइन करके लिखो कौन सा सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू 359 BNSS, उसकी बात कर रहा हूं। when the proceeding when the proceedings have been instituted upon complaint, when the proceedings have been instituted upon complaint on any day on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offense may be lawfully compounded तो ये सेक्शन कौन सा है कंपाउंडेड वाला? 359। और एक तो ऑफेंस ही कंपाउंडेड है, शमन किया जा सकता है। दूसरा, या वह संज्ञेय अपराध नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है, लेकिन ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है। कौन सा नहीं है? संज्ञेय अपराध नहीं है, या वह संज्ञेय अपराध नहीं है। कंपाउंडेबल तो नहीं है, शमन तो नहीं है, समझौता योग्य तो नहीं है, लेकिन ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, या वह संज्ञेय अपराध नहीं है। तब तब मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थिति के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात, तब मजिस्ट्रेट परिवादी को, ये नई बात जोड़ी है यहाँ पर, तब मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थिति के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना आप, ये पहले नहीं था, अब नया प्रावधान जोड़ा है। परिवादी को उपस्थिति के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, इस लाइन को भी अंडरलाइन करना, होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकेगा। पीछे चाहे आपने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन फिर भी न्यायालय यहाँ पर आरोप लगाने से पहले अभियुक्त व्यक्ति को स्वविवेकानुसार क्या कर देगा? डिस्चार्ज, उन्मोचित कर देगा। इस आधार पे कि साहब परिवादी खुद ही नहीं आया, जिसने कंप्लेंट किया वो खुद ही न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं है, उसको 30 दिन का समय भी दे दिया, उसके बावजूद अगर वो उपस्थित नहीं है तो अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय क्या करेगा? उन्मोचित कर देगा। चाहे पीछे आपने जो भी सेक्शन है, भाई ऑफेंस कमिट हुआ है तो ट्रायल चलेगी, दोष मुक्त होगा, दोष सिद्ध होगा, जो भी होगा। लेकिन कंप्लेंट केस में अगर कंप्लेनेंट खुद ही अनुपस्थित है, लेकिन ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? ध्यान रखना, दो ही ऑफेंस है। कौन से? या तो वो 359 के अनुसार क्या होने चाहिए? कंपाउंडेबल कंपाउंडेबल होने चाहिए, या वो कॉग्निजेबल नहीं होने चाहिए। दो ही कंडीशन है। तो ये करा है, और इज नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा, पहला तो था एंड द ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। द मजिस्ट्रेट में द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग 30 days
टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए कितना समय देगा? 30 दिन का समय देगा। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग 30 days टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट इन हिज डिस्क्रिशन, in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused. At the time before the charge has been framed, discharge the accused. ये शब्द क्यों लिखा है? चार्ज फ्रेम कर दिया, उसके बाद में परिवादी नहीं आए तो ये बात क्यों लिखी है यहाँ? चार्ज फ्रेम करने से ले पहले कंप्लेनेंट अब्सेंट है और 30 दिन का समय दे दिया, फिर भी हाजिर नहीं हुआ, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। चार्ज फ्रेम कर दिया, उसके बाद में परिवादी नहीं आता है तो है? अरे बताओ, परिवादी को हम बैठे हैं ना, जब चार्ज ही लगा दिया तो स्टेट केस बन गया है ना। चार्ज फ्रेम कर दिया तो जो अपराध मान लिया कोर्ट ने कि अपराध हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा, परिवादी भाड़ में जाओ, बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? केस स्टेट केस बन गया ना, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रोसिक्यूशन, पीपी, एपीओ, पीओ ये करेंगे, बाद में परिवादी आया या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक आया था मेरे पास एक अभियुक्त व्यक्ति कि सर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था ना वो तो मर गया। मैंने कहा मरने दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया, सरकार थोड़ी मर गई। मैंने कहा तेरे मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मरे कुछ भी हो, सरकार जो है हम पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट पीड़ित की ओर से पैरवी कौन करता है? स्टेट। तो बहुत सारे मुकदमों में होते हैं एफआईआर करता है कि मृत्यु होगी, तो क्या फर्क पड़ रहा है, होने दो। मैंने कहा अगर तू मर जाता तो मैं कार्रवाई अभी बंद करा देता। जो अभियुक्त व्यक्ति था, मैंने कहा तू ऊपर चला जाता है ना तो ये कार्रवाई मैंने कहा आज ही ड्रॉप हो जाती। भाई अभियुक्त व्यक्ति की डेथ होगी तो कार्रवाई क्या होगी? ड्रॉप होगी ना। किसके खिलाफ चलाओगे आप? बट मैंने कहा परिवादी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां जब चार्ज फ्रेम कर दिया उसके बाद में परिवादी नहीं आ रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? केस स्टेट केस हो गया, पैरवी कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा, कंप्लेनेंट आए या नहीं आए। भाई जब तक आप कंप्लेंट कर रहे हो, जब तक चार्ज फ्रेम नहीं करोगे तब क्या होगा? तब तक तो आपको ही करनी पड़ेगी ना पैरवी। उसके बाद में खुद ही चार्ज फ्रेम करने के बाद में मजिस्ट्रेट जो है पैरवी प्रोसिक्यूशन को दे देता है कि प्रोसिक्यूशन जो है अभियोजन इसकी पैरवी करेगा, स्टेट पैरवी करेगा, बाद में कंप्लेनेंट आए या नहीं आए तो। और चार्ज लगाने से पहले आप छोड़ रहे हो तो क्या होगा? उन्मोचन ही होगा, क्योंकि वारंट मामला है। चैप्टर पढ़े समन मामलों में। समन मामले में है कि चार्ज लगाने से पहले रिलीज करो या चार्ज लगाने के बाद में, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? एक्विटल होता है। अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी सेक्शन 272 इंपोर्टेंट कर लेना आप। सेक्शन 272 और समन मामलों में भी ऐसा ही सेक्शन आएगा। परिवादी अनुपस्थित है या अनुपस्थिति का कारण उसकी मृत्यु है तो क्या होगा? लेकिन यहाँ परिवादी की अनुपस्थिति दो ही केसेज में है, देखिए आप कौन से में। जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थिति के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेक के अनुसार उन्मोचित कर सकेगा। When the proceedings have been instituted upon complaint and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence. The magistrate may, after giving 30 days time to the complainant to be present in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused. और सेक्शन 270 जो 3 है ना, बिना किसी कारण के आपने किसी व्यक्ति पर अभियोग लगा दिया, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज,
जिस मजिस्ट्रेट ने मामले की ट्रायल करी, चाहे मामला चाहे परिवाद का हो या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना पर संस्थित किया गया हो, कैसे भी हो, मजिस्ट्रेट ने माना कि इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था, बिना किसी आधार के इस व्यक्ति को आपराधिक मामले में घसीटा गया, तो अब जिसने भी एफआईआर कराई या मजिस्ट्रेट को सूचना दी या परिवाद किया, उसको प्रतिकर देना पड़ेगा। किसको? एक्यूज को। आपने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया जिसका कोई आधार नहीं था, बिना किसी कारण के, और कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया और ये कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं था। तो अब मैं आपसे प्रतिकर, कोर्ट मुझे आपसे प्रतिकर दिलाए। तो ये जो सेक्शन 273 है, ये पहले सेक्शन 250 था। कौन सा था? सेक्शन 250। और ये समन और वारंट दोनों मामलों के लिए ये सेक्शन, यानी इस चैप्टर के लिए भी और आगे वाले चैप्टर के लिए भी है। इसका लास्ट वाला क्लोज देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, क्लोज 8, सेक्शन 273 का क्लोज 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। इस धारा के उपबंध सम्मन मामलों तथा वारंट मामलों दोनों को लागू होंगे। मिल गया? द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू सम्मन्स केसेज एज वेल एज टू वारंट केसेज, दोनों के लिए दिए हुए। अब पढ़िए इसको, देखिए आप। इसमें कुछ कंपनसेशन की पहले 1000 रुपए थे, आप शायद 2000 कर दिए, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। क्लोज फर्स्ट देखिए आप। कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। यदि परिवाद पर यदि परिवाद पर यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई इतला पर संस्थित किसी मामले में, देखो सारे आ गए। यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई इतला पर संस्थित किसी मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को सबको या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोष मुक्त कर देता है, या तो उन्मोचित कर देता है आरोप लगाने से पहले, या दोष मुक्त कर देता है। सभी अभियुक्तों को, जैसे 4 के खिलाफ लगाया, दो का कोई रोल ही नहीं था, आपने 2 के साथ 2 का नाम और लिखा दिया, वैसे ही सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोष मुक्त कर देता है। और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट उन्मोचन या दोष मुक्ति के अपने आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति जिसके परिवाद या इतला पर अभियोग लगाया गया था उपस्थित है, तो उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह तत्काल कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को, या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तो उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न दे। शोकॉज कारण बताओ, शोकॉज नोटिस बोलते हैं। अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो हाजिर होने और उपयुक्त रूप से कारण दर्शित करने के लिए उसके नाम सम्मन जारी किए जाने का निर्देश दे सकेगा। हाजिर है तो क्या बताओ भैया, तुमने कैसे एफआईआर कराई, परिवाद कैसे किया? अब आपको प्रतिकर देना होगा। आपको कुछ कहना है क्या? क्योंकि मैंने अनुमोचित और दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि मेरी राय में इस व्यक्ति के खिलाफ आपने झूठा मुकदमा कराया, कोई कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं था। इफ इन एनी केस instituted upon complaint or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more persons is or are accused before a magistrate of any offense triable by a magistrate, underline करना, any offense triable by a magistrate, मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय नहीं होना चाहिए। वन और मोर पर्सन्स इज or are accused before a magistrate of any offense triable by a magistrate, and the magistrate by whom the case is heard, इसको भी अंडरलाइन करना, and the magistrate by whom the case is heard
discharges or acquits all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the accusation was made is present, call upon call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of a summons to him to appear and show cause as aforesaid. पहले कारण बताने का अवसर तो देना होगा कि भैया प्रतिकर दिया जा रहा है, तो वो अपने को पक्ष तो रखना होगा कि साहब मैंने मुकदमा झूठा कराया नहीं कराया, सो को कारण बोलते हैं, क्यों ना आपके खिलाफ प्रतिकर का आदेश दिया जाए। आपको कुछ कहना है क्या? सुनवाई का अवसर उसको देना पड़ेगा। प्रतिकर बताया नहीं है यहाँ पर कितना, वो तो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी इतना ही है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को या तो डिस्चार्ज करता है या एक्विट करता है और उसको लगता है कि इसके खिलाफ एक्विजेशन अभियोग लगाने का कोई आधार नहीं था, तो जिसकी सूचना पे या जिसके परिवाद पर कार्यवाही संस्थित की गई, जब उल्टा पड़ गया ना, उसको उस व्यक्ति को प्रतिकर देना पड़ेगा जिसके खिलाफ आपने मुकदमा लगाया। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कार्यवाही संस्थित कर सकता है, सूचना दे दे। कल को सूचना कोई आधार तो होना चाहिए ना, बिना किसी आधार के आपने किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरा क्लोज देखिए, मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कारण जो ऐसा परिवादी या इतला देने वाला दर्शित करता है, चाहे वो एफआईआर करता हो चाहे वो परिवादी हो, मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कारण जो ऐसा परिवादी या इतला देने वाला दर्शित करता है, अभिलिखित करेगा, कारण रिकॉर्ड पे लेगा, अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो जितनी रकम का जुर्माना करने के लिए वह सशक्त है, उससे अनधिक इतनी रकम का जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर ऐसे परिवादी या सूचना देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा। दे प्रतिकर कितना देगा? जितना वो जुर्माना लगा सकता है। प्रतिकर कितना होगा? जितना वो जुर्माना लगाने के लिए सशक्त है। एक मजिस्ट्रेट कितना, जैसे सेकंड क्लास कितना फाइन लगा सकता है, फर्स्ट क्लास 50,000 रुपए तक का फाइन लगा सकता है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पीछे बढ़ाना अपन मजिस्ट्रेट की पावर, यानी बता नहीं रखा कि प्रतिकर कितना होगा। चलिए, द मजिस्ट्रेट द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation, may for reasons to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose, as he may determine, be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them। तो प्रतिकर कितना होगा यहाँ बता नहीं रखा, कितना होगा? उतना होगा जितना मजिस्ट्रेट जुर्माना लगा सके। मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन प्रतिकर दिए जाने का निर्देश देने वाला आदेश द्वारा यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति जो ऐसा प्रतिकर देने के लिए आदेश किया गया है, संदाय में व्यतिक्रम होने पर 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा। अगर प्रतिकर देता है तो ठीक है, प्रतिकर नहीं देगा तो 30 डेज का सिंपल इम्प्रिजमेंट भोगेगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन को पे नहीं किया उसने तो उसको 30 दिन का सादा जेल हो सकता है। सिंपल इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट समझते हो ना, काम वाम नहीं करवाया जाता, पढ़ा चुका हूं बीएनएस में। द मजिस्ट्रेट may by the order directing payment of the compensation under subsection 2
क्या था 6। आप प्रतिकर दे दो तुरंत छोड़ देंगे। ये तो था। बीएनएस की धारा याद है क्या आपको? 8 निकाल के देखो आप। एक चौथाई होगा, उसके अनुपात में होगा, पूरा दे दिया तुरंत छोड़ दिया जाएगा, आधा छोड़ दिया जाए, आधा दिया तो 15 दिन बाद में छोड़ दो। When any person is imprisoned under subsection 3, the provisions of subsection 6 of section 8 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 shall so far as may be apply. अरे एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, आधा दे दिया, एक चौथाई दे दिया, याद है आपको? आपको जेल इसलिए भेजा जा रहा है ना कि आपने कंपनसेशन नहीं दिया। जेल भेजने का आदेश होते थमा दिया आपने कंपनसेशन, कोई बात नहीं, आधा दे दिया तो आधा रह लो, याद है बीएनएस वाले प्रावधान? जो पुराने सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69 वाले प्रावधान बीएनएस वाले, वो है, वो प्रोविजन यहाँ लागू होंगे। ये तो प्रतिकृत दिला रहा है। अब आपने मेरे खिलाफ झूठा परिवाद किया या एफआईआर कराई, तो एक तो जिस मजिस्ट्रेट ने मुझे डिस्चार्ज और एक्विट किया वो मुझे प्रतिकृत दिला रहा है आपसे, ठीक है? आप नहीं दोगे तो 30 दिन का जेल हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा। मैं यहाँ प्रतिकृत भी ले लूंगा आपसे, फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके खिलाफ सिविल सूट भी फाइल करूंगा सिविल न्यायालय में कि साहब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, मेरे समय की हानि हुई, रेपुटेशन की हानि हुई, मुझे इतना प्रतिकर दिलाओ आप। और आपराधिक मुकदमा दर्ज ऊपर से और कराऊंगा। यानी यहाँ प्रतिकर लेने का मतलब नहीं है कि आपकी अब आगे कोई सिविल लाइबिलिटी नहीं होगी या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, अपराध भी तो है। और लॉ ऑफ टोर्ट में मुकदमा भी करा सकता हूँ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए। तो आगे वाला क्लोज 5 यही करे, इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी इतला के बारे में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। सिविल मुकदमा और दांडिक दायित्व मैंने कौन सा बताया था आपको? वो दोनों लागू होता है। दांडिक दायित्व है, अगर आपने एफआईआर कराई है तो 182 आईपीसी लागू होगी, और कोर्ट में कंप्लेंट किया है तो 211 आईपीसी, जो अभी कौन सा हो गया, 236 हो गया था क्या? आपराधिक मामले यहाँ उस पर डिपेंड करता है कि आपने एफआईआर कराई है, कंप्लेंट। एफआईआर है तो 182 आईपीसी, अब देख लेना कौन सा सेक्शन है बीएनएस का। और झूठा कंप्लेंट किया कोर्ट में तो 211 आईपीसी। अब कौन सा है वो? 248, 211, 211, 248 हो गए, 182, 217। और सिविल न्यायालय, अब यहां प्रतिकर ले लिया, सिविल न्यायालय ने डिग्री दे दी, तो मजिस्ट्रेट ने जो प्रतिकर दिलाया उसमें से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वही सब जगह एक ही नियम लागू होता है, आगे वही पढ़ने को मिलेगा। देखिए क्लोज 5 पढ़ रहा हूं मैं। इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी इतला के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। नो पर्सन No person who has been directed to pay compensation under this section shall, by reason of such order, be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him. परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनियमित करते समय हिसाब में ली जाएगी। जैसे मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर आपको यहाँ प्रतिकर दिला दिया कुछ 5,000, 10,000, 20,000, और फिर सिविल न्यायालय ने आपको राशि डिसाइड की, 50,000 रुपए की डिग्री पारित की, तो 50 में से जो मजिस्ट्रेट ने दिलाई 20,000 वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर एग्जीक्यूशन कितने का होगा? डिग्री का 30,000 का हिसाब में लेंगे, उसको सेट ऑफ करेंगे। provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter.
और क्लोज 6 देखिए, ये 2,000 रुपए की बात करता है। कोई परिवादी या इतला देने वाला जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन 2,000 रुपए से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदेश किया गया है, यानी 2,000 तक तो ठीक है, 2,000 से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदेश किया गया है, उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या इतला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया। जैसे मान लो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने आपको 2,000 तक प्रतिकर दिया तो कोई खास बात नहीं है, 3,000 रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया, तो आप उस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के प्रतिकर देने के आदेश की अपील ऐसे करोगे जैसे मान लो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने आपको किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया हो, तब आप अपील कहां करते हैं। यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर 2,000 रुपए से नीचे तक का देता है तो अपील नहीं होगी, 2,000 से ऊपर देता है तो उसकी अपील कर सकते हो आप। कैसे? जैसे आपको दोष सिद्ध किया हो। A complainant or informant who has been ordered under subsection 2, सेक्शन 2 में तो था प्रतिकर जो पढ़ा था आपने, जितना वो जुर्माना लगा सकता है उतना। A complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 2,000 rupees may appeal from the order as if such complainant or informant had been convicted on a trial held by such magistrate। यानी आप अपराधी नहीं थे लेकिन आप उसकी अपील ऐसे करोगे जैसे आपको दोष सिद्ध किया हो। लेकिन अपील कब होगी? सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश की, जब उसने 2,000 से ज्यादा का प्रति कर दिया। 7 क्लोज, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में जो उपधारा 6 के अधीन अपील नहीं है, अपील नहीं कब होगा? जब 2,000 से ज्यादा प्रतिकर देने का आदेश होगा तब। देखा, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में जो उपधारा 6 के अधीन अपील नहीं है प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है, तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व है, या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व न दिया जाएगा। भाई अपील का टाइम है ना, तो पहले आप उससे वसूल नहीं कर सकते। और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में हुआ है जो ऐसे अपीलनीय नहीं है, यानी उसकी आगे अपील होती नहीं है, वहां ऐसा प्रतिकर आदेश की तारीख से 1 मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा। यानी प्रतिकर वसूलने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। कितना? 1 महीना। और अपील होती है तो अपील की, जैसे अपील करने के लिए 60 दिन है तो 60 दिन तक नहीं लोगे, और अपील कर दी तो जैसे अपील का निपटारा 2-3 वर्ष तक नहीं हुआ तो 2-3 वर्ष तक आप वसूल नहीं कर पाओ। ये बातें बार बार वही रिपीट होती हैं। ऐसे प्रावधान आपने पीछे भी पढ़ा है अपील वाले में। या तो अपील होती नहीं है, अपील नहीं होती है तो 30 दिन में, 30 दिन की समाप्ति के पूर्व, 30 दिन कंप्लीट होने के बाद में लिया जाएगा, 30 दिन के बाद में वसूला जाएगा प्रतिकर। और अपील होती है तो जैसे मान लो अपील के लिए है 60 दिन का समय, तो नहीं लोगे आप 60 दिन तक, और अपील कर दी तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, यानी अपील अब डिस्पोज होने में 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी समय लग सकता है। when when an order when an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has lapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided, and where such order is made in a case which is not so subject to appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order। और ये प्रावधान चाहे मामला आपका सम्मन मामला हो चाहे वारंट मामला हो, कोई सा भी हो, प्रतिकर जो अभी आपने सेक्शन 273 पढ़ा, ये दोनों में ही लागू होता है। वारंट यानी अभी जो आप चैप्टर पढ़ के आए उस पर भी लागू होता है वारंट मामलों में, एक चैप्टर जो आप आगे पढ़ोगे समन मामले उस पर भी लागू होगा, दोनों पे समान रूप से लागू होता है, प्रतिकर दोनों में दिलाया जाता है। तो ये पहले सेक्शन 250 था, 250, अब कौन सा हो गया? 273। ये आपका कंपनसेशन वाला था, तो प्रोविजन थोड़े से ध्यान रखना, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, है ना, फिर गलत नहीं होगा।
ऐसा नहीं कि पूरा रटाफिकेशन करना है, ऐसे नहीं आता है, आपको समझना है इसको। हाँ, कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 21। अभी अभी आपने दो ट्रायल पढ़ी, देखिए इसमें खास बात, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में पुलिस रिपोर्ट से बिना आधार पर संस्थित मामले में, दोनों में ट्रायल में क्या अंतर है देखिए। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले थे, उसमें एक्यूज व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन करने का एक ही अवसर मिलता है। क्या मिलता है? एक अवसर मिलता है। चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद में एविडेंस होती है। और जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट वाले मामले में है ना, उसमें एक तो मिलता है प्री चार्ज एविडेंस। प्री चार्ज एविडेंस समझ तो, चार्ज लगाने से पहले भी अभियुक्त व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है। और एक चार्ज लगाने के बाद में उन विटनेसेस को, प्री चार्ज एविडेंस जो है ना, उसके जो एविडेंस उनको दोबारा बुलाया जाता है, फिर दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो एक प्री चार्ज एविडेंस होगी, आरोप लगाने से पहले क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है, और एक आरोप फ्रेमिंग करने के बाद में भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है। दो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं अभियुक्त व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन के, एक तो प्री चार्ज एविडेंस चार्ज लगाने से पहले, और एक आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। बेसिक जो दोनों ट्रायलों में जो अंतर है। और चार्ज लगाने के बाद में तो सारी ट्रायल क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, वारंट ट्रायल हो, चाहे कोई सी। अब आ जाइए आप, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, है ना। यहाँ पर इस प्रकार के, जैसे आप गाइड का सारा ले सकते हो, समन मामलों में वारंट मामले में क्या अंतर है, समन मामले और वारंट मामले, समन ट्रायल वारंट ट्रायल, अभी एपीओ एग्जाम में भी आता है। तो बड़े क्वेश्चन जो आते हैं ना, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, वो मेंस एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होता है। लिखने वाले जो होते हैं ना, अंतर वगैरह है, डिफरेंस वगैरह है, वो तब काम में आते हैं। चलिए, अभी आप पूरी तरह से आप टारगेट बना करके, अभी जो कुछ भी आप मेंस एग्जाम के लिए कर रहे थे वो सब छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। चाहे किसी का इंटू दिया हो, चाहे मेंस लिखा हो, वैकेंसी बहुत कम है, 44 वैकेंसी है, और वो 700 750 स्टूडेंट कौन धुरंधर निकल जाए जिसमें पता ही नहीं, आप धरे रह जाओ और प्री पास नहीं हो। और जिनका विशेष तौर से अनुभव नहीं हुआ है, वो तो ये चांस निकलना ही नहीं चाहिए, वरना तो फिर इंतजार करना पड़ेगा उनको आगामी के लिए। अभी उसमें एक खुशी की बात यह है कि एक रिव्यू पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 साल का अनुभव किया, उसमें रिव्यू पिटीशन लिया, वो एक्सेप्ट भी होगी। क्या पता सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुन ले, कुछ 3 साल की रिड्यूस कर दे, 1 साल कर दे, 2 साल कर दे, कुछ दे दे। 3 साल ज्यादा हो गए ना, 1 साल तक ठीक है। 1 साल तो वैसे, 2 साल तो वैसे लग जाते हैं तैयारी करने वाले, बट 1 साल ठीक है। 1 साल में कोर्ट में चक्कर लगाए तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। 3 साल ज्यादा कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिव्यू पिटिशन लगाई, पूछे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, रिटायर्ड जजों के लॉ कॉलेज भी हैं, है ना। तो एडमिशन लेने वाले ही कम हो गए। भाई कोई व्यक्ति पहले लॉ में एडमिशन लेता था कि आरजेसी तैयारी कराना है, तो वो टारगेट ही चेंज कर दिया ना उसने। मेरे साथ दो तीन है, वो अपने बच्चों को तीनों ने चेंज कर दिया, तो मुझे अंदाजा लग गया भाई, तो लोग एलएलबी नहीं कर रहे। आइडिया उसी से लग गया ना भाई। 40% लोग तो लो ही नहीं करेंगे, जो ये टारगेट लेकर के लो कर रहे हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया ना। फिर वो, आप वो सब जो मेरे साथ वाले थे, वो तो 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया, बीए में, और आरएस की तैयारी करा रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ ही, क्योंकि वो ज्यादा है ना। तो कुछ ग्राउंड लिए उन्होंने रिव्यू पिटिशन के लिए, आईएएस भी कोई अनुभव नहीं मांगते, आरएस के लिए भी नहीं मांगते। यहाँ 3 साल ज्यादा है, 1 साल का तो फिर भी हो जाता है। या इनकी ट्रेनिंग 2 साल की करा देनी चाहिए थी। ट्रेनिंग जो है, ये कहते थे कि भैया ट्रेनिंग में कोई पैसे वैसे नहीं दिए जाएंगे, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। अभी तो ट्रेनिंग में पूरे पैसे मिल रहे हैं, 1.5 लाख रुपए लगते हैं, जो मिलते हैं ना वो सारे पैसे। इसमें कोई प्रोबेशन में नहीं है आरजे, इसमें जो 2 साल आधे पैसे मिलेंगे। ये एक नौकरी राजस्थान में है जिसमें प्रोबेशन में पूरे पैसे मिलते हैं। हमें तो 2 साल तक आधे पैसे दिए, सभी को देते हैं, चाहे वो आरपीएस हो, चाहे वो आरएस ऑफिसर हो, एसडीएम हो, कोई हो, सबको 2 साल तक आधे पैसे मिलते हैं प्रोबेशन में। तो पैसे प्रोबेशन होने के बाद ही मिलेंगे। इनको तो पूरे मिलते हैं, अभी काम थोड़ी कर रहे हैं। उनपे ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, उनपे खर्चा भी हो रहा है, ऊपर से सैलरी और दे रहे हैं उनको, 1.5 लाख रुपए।
तो 2 साल की ट्रेनिंग करा दो ना। जब आर्थिक भार बढ़ रहा है तो आर्थिक भार में क्या दो ही मत ट्रेनिंग के दौरान। ज्यादा ज्यादा ठीक है ना, क्योंकि अनुभव करने का कोई अर्थ भी नहीं है वैसे देखा जाए ना। 3 साल का अनुभव कर दिया तो भी एक ही आदमी कोर्ट नहीं जाएगा जिसको आरजेएस बनना है। अब 7 साल का जो अनुभव कर रखा है एडीजे के लिए वो कौन से कोर्ट जा रहे हैं, वो लिखा दिया अपना नाम, एग्जाम तो दे रहे हैं ना। वैसे इसमें एपीओ के लिए पहले हमारे टाइम 2 साल का अनुभव था, तो कौन जाता था कोर्ट, कोई नहीं जाता, 2 साल तो वैसे हो जाता है। कुछ अच्छे रिजल्ट मिल जाए, इसलिए ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आइए आप, मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण, चैप्टर नंबर 21। ये पहले चैप्टर नंबर 20 था, आपको इस पे आ गया 21। और ये पहले सीआरपीसी सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक हुआ करते थे। कौन से? ट्रायल ऑफ सम्मन केसेज बाई मजिस्ट्रेट 251 से 259। अब ये हो गए 274 से लेकर के 282 तक। बीएनएसएस बीएनएसएस के सेक्शन 274 टू 282। और सीआरपीसी चैप्टर नंबर कौन सा था? सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 20 था, और सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक था। एक चैप्टर की संख्या बढ़ गई और सेक्शन बढ़ गए, 24 सेक्शन बढ़ गए। 251 से चैप्टर स्टार्ट होता था, अब किससे स्टार्ट हो गया? 274 से। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखो आप, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल्स में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर ये है, वहां आपने वारंट में जो सेशन ट्रायल था, वारंट ट्रायल था जो था, वहां चार्ज जो था वो लिखित रूप में फ्रेम किया जाता था। किसमें? चार्ज का फॉर्मेट जो दे रखा है ना पीछे, चार्ज जो है वो लिखित रूप में होता था। हेडिंग आरोप, 1 हेड वाला है, मोर देन 1 हेड वाला है, लिखित रूप में चार्ज फ्रेम होता था, उसको पढ़कर सुनाया जाता था और समझाया जाता था। फाइल में लगा रहता है चार्ज का फॉर्मेट, रीड और एक्सप्लेन करते थे। समन मामलों में ऐसा नहीं होता। समन मामलों में उसका सारांश वैसे मौखिक रूप से सुना देते हैं। हाँ भैया, आपने इतनी तारीख को फला व्यक्ति का रास्ता रोका, उसके 2-4 थप्पड़ मारे, आपने 323 341 का अपराध किया, 115 क्लोज 2 और सेक्शन 126 क्लोज 2 का अपराध किया है, जो मेरे संज्ञान में आप विचारण चाहते हो या अपराध स्वीकार करते हो, यानी मौखिक रूप से सुना देते हैं। ऑर्डर शीट पे लिख देते हैं, अभियुक्त व्यक्ति को आरोप सारांश सुनाया गया। आरोप सारांश का मतलब उस आरोप का सब्सटेंस सुना दो आप। औपचारिक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 2013 हाई कोर्ट ने फर्स्ट एग्जाम लिया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। 274 देखिए, ट्रायल ऑफ समन केसेज बाई मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, सेक्शन 274। अभियोग का सारांश बताया जाना। अभी आपने पीछे जो ट्रायल पढ़ा उस सब में चार्ज कैसे हो रहा था? रिटर्न में। रिटर्न कैसे? तो पीछे मैंने चार्ज के फॉर्मेट बताया था आपको, सेकंड शेड्यूल में देखो फॉर्मेट देना चार्ज के, वैसे यहां ऐसा नहीं होगा। देखिए, सबस्टांस ऑफ सबस्टांस सबस्टांस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेट, सबस्टांस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेट, अभियोग सारांश बताया जाना। अब पढ़िए इसको। जब सम्मन मामले में जब सम्मन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, जब सम्मन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब तब उसे उस अपराध की विशिष्टताएं बताई जाती हैं जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा। इस लाइन का क्या अर्थ है? किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा, यानी लिखित रूप में चार्ज फ्रेम करना आवश्यक नहीं होगा फॉर्मेट में, क्योंकि अपराध की जानकारी बता दो आप,
कि आपने इतनी तारीख को इतने बजे फला व्यक्ति के साथ मारपीट की, उसका रास्ते से जा रहा था, रोका और उसके साथ मारपीट की। या आपने पहले, अभी तो दुर्घटना में सजा ज्यादा हो गई, समन मामला नहीं हो, पहले दुर्घटना वाले मामले में 2 साल तक की सजा थी, रेस एंड नेग्लिजेंस है तो उसमें भी 4 अभियोग सारांशी सुनाया जाता था, यानी 2 वर्ष तक। समन मामले कौन से हैं? समन मामले कौन से हैं? जो वारंट मामले नहीं है, अदर देन वारंट। और वारंट कौन से हैं? पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और मोर देन 2 years इम्प्रिजमेंट। उनके अलावा सारे कौन से हैं? समन, जो केवल जुर्माने से दंड नहीं या 2 वर्ष तक के कारावास से दंड, और जो वारंट मामले नहीं, उनकी बात करें। वेन इन वेन इन ए सम्मन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 274, वेन इन ए सम्मन्स केस द एक्यूज appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge। फॉर्मल चार्ज के ब्रैकेट में लिखो चार्ज फ्रेम इन राइटिंग। फॉर्मल का मतलब जिसका एक निश्चित फॉर्मेट है। फॉर्मल किसे कहते हैं बता रखा है मैंने, चाहे डिक्री परिभाषा में बताया। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, यानी जिसका एक निश्चित फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसमें चार्ज फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है। इतनी बार बताने के बाद में 2013 में एक स्टूडेंट ने आकर कहा कि सर मुझे माफ करना गुरुदेव, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैंने कहा तेरा सत्यानाश है, इतना बताया मैंने, उसके बावजूद तूने यही क्वेश्चन गलत कर दिया। तू और कोई कर दिया तो मुझे कोई बात नहीं थी, इतना बताने के बावजूद तू ये तूने गलत कर दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि वो उस भर्ती में आरजेएस बन गया, कोई एक क्वेश्चन गलत होने से ऐसा नहीं, वो नंबर और भी थे उसके, 80-85 नंबर थे, लेकिन मैंने कहा ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ा अंतर है वही गलत कर दिया। जैसे एविडेंस में है ना सेक्शन 107 और 108, जीवन की उपधारणा, मृत्यु उपधारणा, उतना बताने के बावजूद एक और आया था जेल लोग एग्जाम के सामने गलत कर दिया। मैंने कहा तेरा तो कुछ होगा ही नहीं। अब 10 बार बताने के बाद भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दे तो किसी अब कंफ्यूज में गलत हो गया, तो मैंने कहा तू अब कंफ्यूज तू घर पे रख, तू कभी कुछ बनेगा भी नहीं, ध्यान रख। इतना इजी क्वेश्चन, कंपटीशन में क्या होता है कि इतना सरल क्वेश्चन जो कोई गलत नहीं करके आ रहा, आप गलत करके आ रहे हो, तो आप पास कैसे हो सकते हो? कंपटीशन पास होने का यही तो तरीका है, एक एक नंबर की लड़ाई होती है। जो कोई भी स्टूडेंट गलत करके नहीं आ रहा, मोस्ट ऑफ सबको ही आ रहा वो क्वेश्चन इजी है। हर पेपर में 20-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी को ही आते हैं, वो चाहे कम पढ़ाई करे ज्यादा करे, वो कोई गलत नहीं करता। उनमें से अगर आपने भरने में कर दिया, 2 गलत कर दिया, तो आप सीधे सीधे बाहर हो गए। आप ऐसा क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो किसी को भी नहीं आता हो, और वो आपका सही हुआ है, तो आप 500 लड़कों से ऊपर आ गए एक एक क्वेश्चन। ये तो नियम है कंपटीशन, एक एक नंबर की तो लड़ाई होती है, एक एक नंबर। और कोई ऐसा स्टूडेंट गलत कर दे जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, जिसकी आरजेएस बनने की, वो तो बना, आरजेएस तो बना ही, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी, तो मुझे वो सेक्शन याद रहता है। ये पहला पेपर देखना, हाईकोर्ट एग्जाम फर्स्ट टाइम के लिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर्मल चार्ज का मतलब औपचारिक रूप से लगाना उसे। ये सब समस्याएं तब होती हैं पढ़ने में गलती कर दी, पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम टाइम में दुनिया भर का जो लोड ले लेते हैं ना, प्रेशर ले लेते हैं ना, कोर्स पूरा नहीं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, रात भर सोए नहीं, नींद नहीं है। यार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काहे की रात भर पढ़ना, क्यों नहीं है नींद? कोई लिखने वाली बात होती है तो यूं मानते हैं चलो ये पॉइंट याद नहीं रहे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, उत्तर आपके सामने है, ढूंढना ही तो है 4 में से, पढ़ा हो तो मिल जाएगा। उनके साथ होता है। चलिए, तो ये दोबारा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, नया प्रोविजन जोड़ा है उसमें एक देखना, परंतु परंतु मजिस्ट्रेट अभियोग को आधारहीन समझता है।
परंतु मजिस्ट्रेट अभियोग को आधारहीन समझता है तो वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं अभियुक्त को निर्मुक्त करेगा, निर्मुक्त करेगा, और ऐसी निर्मुक्ति का प्रभाव उन्मोचन होगा। देखो पहले यहां पर था नहीं, पहले समन मामलों में निर्मुक्ति का प्रभाव क्या होता था, दोष मुक्ति होता था। अब यहाँ लिख दिया अगर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, उन्मोचन होगा। देखो आप, ये प्रोविजो पहले नहीं था, नया कर लेना इसको ऐड। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट, provided that if the magistrate considers the accusation as groundless, accusation as groundless, he shall he shall after recording reasons in writing release the accused, release the accused, and such release shall have the effect of discharge, and such release shall have the effect of discharge। यानी ये खास तौर से प्रोविजन जोड़ा इसलिए गया है कि यहाँ पर अब दोष मुक्ति नहीं होगा, क्या होगा, छोड़ दिया तो क्या होगा, रिलीज होगा, उन्मोचन होगा, डिस्चार्ज होगा, दोष मुक्ति नहीं होगा। पहले ये पढ़ते थे कि साहब आरोप लगाने से बाद में छोड़े, आरोप लगाने से पहले छोड़े, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, उन्मोचन होगा। अब ऐसा नहीं है, उन्मोचन नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी, दोष मुक्ति होता था, दोष मुक्ति नहीं होगा, अब क्या होगा, उन्मोचन होगा। तो ये हो सकता है 274 में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आप 275। आरोप उसको सुनाया ना, सारांश सुनाया ना, उससे पूछा कि आप अपराध स्वीकार करते हो, विचारना चाहते हो, तो 275 ये करा, उसने स्वीकार कर लिया कि साहब मैंने अपराध किया है। दोषी होने के विभाग पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। यदि अभियुक्त, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है तो मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभियोग यथासंभव, यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है, और उसके आधार पर उसे स्वविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। स्वविवेक अनुसार क्यों, पीछे पढ़ा, आपने कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, प्रोसिक्यूशन से कह सकता है कि इसने स्वीकार कर लिया, बट आप साबित करो। If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion conviction him thereon। और 276 मैंने पढ़ा दिया आपको, याद है आपको, छोटे मामलों वाला 229 याद है क्या आपको, है या नहीं है। विशेष सम्मन जारी करना, पढ़ लीजिए आप इसको, पहले 206 पढ़ के आओ फटाफट, और फिर ये पढ़ना, पहले 229 उसके बाद में ये।
यानी 275 में भी दोष सिद्ध दिया, 276 में भी दोष सिद्ध दिया, वो छोटे मामलों में है। ऊपर वाले में तो कोर्ट में हाजिर होना है, नीचे वाले में कोर्ट में बिना हाजिर हुए भी कर सकते हो, या अधिवक्ता के माध्यम से कर सकते हो, या कोर्ट में हाजिर होकर के कर सकते हो। जहां पीछे 229 में कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने स्पेशल समन इश्यू किया था, कौन सा, जिसमें जुर्माना कितना है, 5,000 रुपये, पहले कितना था, 1,000। वो ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जो समन है ना 229 में, पहले सेक्शन 206 था जिसमें 1,000 रुपए, छोटे मामले कौन से हैं, जो 1,000 रुपए तक के जुर्माने, जो अब कौन सा है, 5,000 वाला। अब आ जाइए आप 276 भी पढ़ लीजिए, पढ़ा चुका था मैं आपको। ये तो पीजी पे है, प्लीड गिल्टी पे है, चाहे 275 हो चाहे 276 हो। ट्रायल कब स्टार्ट होगी, वो न तो 275 में प्लीड गिल्टी करता है, न 276 में प्लीड गिल्टी करता है, दोनों में नहीं करता। अगर वो पीजी नहीं करता है तो उसको सारांश बताया तब वो अपराध स्वीकार नहीं करता है तो ट्रायल होगी ना। तो अब आ जाइए आप 277, प्रक्रिया 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 जब दोष सिद्ध न किया जाए, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। यदि मजिस्ट्रेट यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 275 या धारा 276 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए, और अभियुक्त को भी सुनने के लिए, और सब ऐसा साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर होगा। देखो सब कुछ एक ही सेक्शन में निपटा दिया, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस भी ले लिया और एक्यूज का भी ले लिया, दोनों का ले लिया। If the magistrate does not convict the accused under section 275 or section 276, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस भी हो गया, एक्यूज का एविडेंस भी हो गया। और यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या प्रोसिक्यूशन हो चाहे अभियुक्त व्यक्ति अगर किसी गवाह को बुलाना चाहे साक्ष्य के लिए, अगर डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए हो तो वो भी ऐसा कर सकता है, दोनों का एक साथ दे दिया, कॉमन प्रोविजन है। यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। The magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing। मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को सम्मन करने से पूर्व अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए हाजिर होने में किए जाने वाले उसके उचित वे न्यायालय में जमा कर दिए जाएं। यानी उस विटनेस को, गवाह को बुलाने के लिए साक्षी को जो भी खर्चा वगैरह होगा वो पहले न्यायालय में जमा कराओ, फिर आपके आवेदन पे सुनवाई होगी। यानी कोर्ट चाहे तो गवाह को बुलाएगा, यानी आने जाने के खर्चे भी पार्टी को देने पड़ेंगे। The magistrate may, before summoning any witness on such application, require that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purposes of the trial be deposited in court। और ये होगी पूरी ट्रायल कंप्लीट होगी एक ही सेक्शन में। जब दोष सिद्ध कर दिया, खुद ने स्वीकार कर लिया, तो पीछे सेक्शन कौन सा था, 275 276 दोनों के लिए सेक्शन 277, दोष सिद्ध कर दिया, नहीं किया तो फिर प्रक्रिया
277। अब सेक्शन 278 में रिजल्ट क्या होगा? या तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। कितने सेक्शन आगे देखो, दोष मुक्ति दोष सिद्धि वाले। सेशन टाइल से लेकर के अब तक सारे सेक्शन याद होने चाहिए कौन कौन से में। कई बार मैच करने वाले आते हैं ना, आ जाते हैं। उन्मोचन कौन कौन से में है? उन्मोचन का एक सेक्शन और बढ़ गया, देखो आप। पहले दोष मुक्ति का था, अब नया 274 हो गया ना उन्मोचन वाला। पहले नहीं था ये, पहले दोष मुक्ति होता था, अब ये नया प्रावधान जोड़ा है इसमें। आरोप लगाने से पहले छोड़ो, चाहे पहले छोड़ दिया तो उन्मोचन ही होगा, चाहे समन मामला हो चाहे वारंट मामला। जबकि पहले समन मामले में क्या होता था? हर कंडीशन में क्या होता था? एक्विटल होता था, अब नहीं होगा। अब आ जाइए आप 278, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, एक्विटल और कन्विक्शन। यदि मजिस्ट्रेट यदि मजिस्ट्रेट धारा 277 यदि मजिस्ट्रेट धारा 277 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो वह स्व प्रेरणा से पेश करवाए लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 277 में कौन सा एविडेंस था? प्रोसिक्यूशन का भी था, एक्यूज का भी था, दोनों का। If the magistrate upon taking the evidence referred to in section 277 and such further evidence, if any, as he may of his own motion, खुद ही ले सकता है एविडेंस। पक्षकारों ने पेश नहीं किया, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे फला व्यक्ति को बुला करके उसका साक्ष्य लेना चाहिए, तो ऐसा कर सकता है। इसलिए इसमें एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे ऑफ हिज ऑन मोशन cause to produce cause to be produced finds the accused not guilty he shall record an order of acquittal। और अगर दोष सिद्ध करता है तो दो सेक्शन याद है आपको, 364 पर्याप्त दंड नहीं दे सकता तो ऊपर भेजो, और 401 में क्या था? प्रोबेशन का लाभ। अभी तो बताया मैंने कल आपको, ये तो हर ट्रायल में आ रहे हैं। सेशन ट्रायल में एक नहीं था 364 वाला, बाकी तो दोनों में है। सीजीएम को भेज रहे थे ना कार्रवाई, और 401 में किसका लाभ दे रहे हो? प्रोबेशन का। जहां मजिस्ट्रेट धारा 364 या धारा 401 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है, तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा। यहां पर देखो, दंड के बिंदु वाला नहीं है, नहीं है ना, एक अंतर ये भी हो गया आपका। When the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 364 or section 401, he shall if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to, यानी यहाँ एक्यूज हियर ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस वाली बात यहाँ पर आपको पढ़ने को नहीं मिली। यानी यहाँ पर अभियुक्त व्यक्ति को दंड के बिंदु पे सुनना जरूरी नहीं है, सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है, नहीं जरूरी नहीं है कि सुने। जबकि पीछे मस्ट था, सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल दोनों में ही था, एक्यूज को दंड के बिंदु पे सुनना। तीसरा, कोई मजिस्ट्रेट धारा 275 या 275 दो सिद्धि और 278 यहाँ, कोई मजिस्ट्रेट धारा 275 या 278 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद या संबंध किसी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, दोष सिद्ध कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अभियुक्त व्यक्ति ने खुद ने स्वीकार कर लिया या तथ्य साबित हो गए जिससे कोई और भी अपराध बनना पाया जाता है फैक्ट के आधार पे, और उसे लगता है कि उससे अभियुक्त व्यक्ति पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसको दोष सिद्ध कर सकते। एक तो खुद ने स्वीकार कर लिया, और भी अपराध स्वीकार कराया जो तथ्य साबित हुए उनसे और अपराध साबित हो रहा है। ए मजिस्ट्रेट में अंडर
सेक्शन 275 और 278। 275 में क्या था, ऑन कन्विक्शन, और 278 ट्रायल होकर के पूरी। ए मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 278 convict the accused of any offense triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। प्रेजुडिस का मतलब जैसे मान लो सब अपराधों का विचारण एक साथ ही चलेगा, कोई अलग से उसको दंड नहीं भोगना पड़ेगा, बट जो अपराध है उसके लिए उसको दोषित करना जरूरी है। ज्यादा सजा नहीं भोगनी पड़ रही, ज्यादा जुर्माना भी नहीं देना पड़ रहा, तो क्या फर्क पड़ रहा उससे? अगर उसके जो तथ्य साबित हुए हैं या खुद ने स्वीकार कर लिए। अपराध स्वीकार करने के लिए कहा, उसने और चीज स्वीकार कर ली। ये आपका सेक्शन 278 था। यहां पर कहीं पर देखो दंड के बिंदु पे सुनने वाली बात नहीं। तो एक अंतर तो कौन सा है, फॉर्मल चार्ज वाला। मोटे मोटे अंतर बताऊं, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या क्या अंतर पड़े आप? एक तो फॉर्मल चार्ज वाला हो गया, एक दंड के बिंदु पे सुनवाई वाला हो गया, और एक एग्जामिनेशन वाला हो गया। कौन सा? 353 देखो, अभियुक्त व्यक्ति परीक्षा कर रहे थे ना आप, था उसमें एक प्रोविजो, समन मामले में अगर उसको व्यक्ति हाजिरी से छूट दी गई है तो उसकी परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है। 313 जो पहले सीआरपीसी था, अब कौन सा हो गया वो, 351 था। 53 तो सक्षम साक्षी वाला था। 351 देखो आप, इसमें लास्ट में था ना, कौन सा प्रोविजो देखो आप, ई का अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति थी ना उसमें देखो। परंतु किसी समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहां खंड ख के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता अगर पर्सनल अपीयरेंस है, जबकि वहां नहीं है वारंट केसेज में। यानी परीक्षा यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकता है अगर ट्रायल के दौरान उसको छूट दी हुई थी। प्रोवाइडेड दैट इन ए समन्स केस where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with his examination under clause B। हो गया clear? चलिए, और भी अंतर है समन मामलों और वारंट मामलों में। क्या अंतर है? और एविडेंस रिकॉर्ड करने में भी अंतर है। वारंट मामले में पूरा का पूरा एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, याद है क्या आपको? कौन से सेक्शन बताए थे? 309, 10, 11 तीन सेक्शन बताए, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन। समन मामलों में साक्ष्य का भी सारांश लिख सकते हो आप, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो और भी तो अंतर आएंगे, अभी अपन पढ़े नहीं ना। अभी सेशन ट्रायल कंप्लीट थोड़ी होगी, ये तो देखो ट्रायल कंप्लीट होगी, इससे संबंधित और जो सेक्शन है। अब तक जो आपने पढ़े ना, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चार सेक्शन मैंने बताए थे, कौन कौन से? पहले सीआरपी सेक्शन 256, 257, 258, 259। अब वो कौन से हो गए? 279, 280, 281 और 280। ये चार सेक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में कोई भी पेपर आप उठा करके देखोगे ना, तो इनमें से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाए। अब आ जाइए आप पीछे, आपने एक सेक्शन पढ़ा था परिवादी की अनुपस्थिति, था ना वारंट ट्रायल वाले में? कौन सा था? 272 था। अब देखिए आप, समन मामलों में परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट एक तो हाजिर नहीं हुआ, और एक हाजिर नहीं होने का कारण यह हो सकता है कि उसकी हाजिरी कहीं और लग गई, इसलिए वो कोर्ट में हाजिरी नहीं लगा सकता। समझ गए आप? ऊपर बड़े अदालत में उसकी क्या हो गई, हाजिरी लग गई, इसलिए कोर्ट में वो हाजिरी नहीं दे सकता। नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु।
यदि, ये करे क्लोज फर्स्ट, यदि परिवाद, यदि परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया गया हो, यदि परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त को हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है, परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात, ये लाइन यहां पर भी जोड़िए, देखो आप 30 डेज वाली है, नया प्रावधान है, अच्छे से याद कर लेना इसको, 30 दिन वाला समय। तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। क्या कर देगा? अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। जबकि वहां पर तो क्या था, आरोप लगाने से पहले की बात थी, यहां ऐसा नहीं है। अंतर आ रहा नजर कुछ आपको? 272 में चार्ज फ्रेम करने से पहले, यहां तो चार्ज फ्रेम ही नहीं होता ना, और यहां दोष मुक्त होगा या उन्मोचन नहीं है। देखो अंतर, एक अंतर ये भी है समन मामलों और वारंट मामलों में। अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा जब तक कि वह किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे। कोर्ट ने नहीं किया, कोर्ट को लगता है कोई बात नहीं, एक दिन एक मौका और दे देते हैं परिवादी को, क्या पता हाजिर हो जाए। बट यहाँ एक समय डाल दिया, कौन सा? 30 दिन तक का, 30 दिन का समय दोगे आप परिवादी को उपस्थित होने के लिए, 30 दिन का समय दिया जाएगा। 30 दिन से पहले आप दोष मुक्त नहीं करो। तो यहाँ केवल दोष मुक्त लिखा है, देखो आरोप लगाने से पहले और बाद में ऐसा कुछ नहीं है ना, एक अंतर ये भी हो गया। परिवादी की अनुपस्थिति वाला वारंट मामलों में, चाहे वो परिवाद वाला हो चाहे वो सूचना पर, पीछे ना परिवादी हाजिर नहीं हुआ, और यहाँ परिवादी, if the summons, if the summons has been issued on complaint and on the day appoint and, and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent day to which the hearing may be adjourned, the complainant the complainant does not appear, the magistrate shall, after giving 30 days time, 30 days time to the complainant to be present, after giving 30 days time to the complainant to be present, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused, acquit the accused, वहां क्या था? डिस्चार्ज था, और यहाँ क्या है? acquit the accused unless for some reason, unless for some reason he thinks, he thinks fit, thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. जब तक कारण लिखते हुए जरूरी नहीं है कि दोष मुक्ति करे, परिवादी को एक मौका और भी दे सकता है, सुनवाई स्थगित कर सकता है। ये एक अंतर ये हो गया, इंपोर्टेंट करना है सेक्शन में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रोविजो क्या करे है? परंतु जहां परिवादी, परिवादी ने अपना एडवोकेट अपॉइंट कर रहा है, परिवादी नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है कि साहब मैं, मेरा एडवोकेट लॉयर अपॉइंट कर रखा है ना, वो कर रहा है मेरी ओर से पैरवी। परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर द्वारा किया जाता है, या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि परिवादी की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है, अभिमुक्त दे सकता है, हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है। वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है, अभियुक्त नहीं अभिमुक्ति दे सकता है, और मामले में कार्रवाई कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट where the complainant is represented by an advocate or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case.
और यही प्रावधान लागू हो जाएंगे कब? परिवादी की अनुपस्थिति का कारण क्या है? उपधारा फर्स्ट के ओपन जहां तक हो सके उन मामलों में भी लागू होंगे जहां परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी क्या है? मृत्यु है। The provisions of subsection first shall, so far as may be, apply also to cases where the non-appearance of the complainant is due to his death. ये आपका 279 है। तो एक अंतर ये भी हो गया आपका। कौन सा? परिवादी की अनुपस्थिति वाला सम्मन मामलों और वारंट मामलों दोनों में वहां उन्मोचन था, और यहाँ पर क्या है? दोष मुक्ति। अब आ जाए आप 280। ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवाद को वापस लेना, विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट, यानी कंप्लेनेंट ने अपना कंप्लेंट जो वापस विड्रॉ कर लिया, परिवाद को वापस ले लिया। जैसे अभियोजन को वापस लेते हैं ना, प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर लिया, वो प्रावधान कहाँ है? प्रोसिक्यूशन पीपी एपीपी स्टेट मामले को वापस ले सकता है। पहले 321 सीआरपीसी था, अब कौन सा देखो 350 के आसपास होगा। अभियोजन को वापस लेना, ये सेक्शन आपका है लिस्ट के बाद में। 60 है ना? 360, विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन वापस लेना। खूब लिस्ट आती है हमारे पास, लोक अदालत वाले दिन चालान वाले होते हैं ना। कई बार आपको लगता है कि मेरा चालान कट गया, मुझे पैसे जमा नहीं करने, 6 महीने बाद में वापस विड्रॉ कर लेते हैं हम सारे। गाड़ियों के आपके चालान वालान कटते हैं ना कोर्ट से जाकर के, ऑनलाइन चालान हो गए आपके, कट गए, आपको लगता है 6 महीने बाद में विड्रॉ कर लेते हैं हम। 6 महीने हो गए, चालान पेश हुए, तो वापस सारे मामले। लेकिन वो आपका ऑनलाइन से हटेगा नहीं जब तक कोर्ट का निर्णय लेकर के आप उसको नहीं करोगे, तो चालान बोलते रहेगा। तो कई बार बहुत सारे लोक अदालत वाले में होना विड्रॉ होते हैं। ये कल परसों आया था कि साहब मुझे कॉपी चाहिए। मैंने, क्या हुआ? हरियाणा का था, हरियाणा रोडवेज का कोई चालान हो गया था। मैंने कहा इतने चालान हो गए तुम्हारे, इतने कैसे चालान कर दिए? तो यूं करा कि साहब हुआ क्या था, एक रेवाड़ी की महिला थी, महिला कांस्टेबल, वो राजस्थान रोडवेज में बैठ गई। तो कंडक्टर ने पैसे मांगे हुए टिकट, तो उसने कहा कि मैं पुलिस में हूँ। तो उसने, कंडक्टर ने कह दिया कि देखो बहन, पैसे आप दे दो, टिकट कटवा लो, क्योंकि जब फ्लाइंग आएगी ना, तो वो स्टाफ जो है ना चलता नहीं है पुलिस का, और वो फिर हमारी नौकरी खतरे में आ जाती है। उसको खूब समझाया, बट वो नहीं मानी। नहीं, तो उसने टिकट तो देनी थी, कि टिकट कटवानी पड़ेगी। वो, या टिकट उसने कटवाई नहीं है, जो भी है, आगे जाकर के उतर गई वो। और उसने कह दिया कि तुम आप गाड़ी हरियाणा से क्रॉस करके दिखाना। उसने जो फोन कर दिया आगे हरियाणा पुलिस को कि साहब ऐसे ऐसे मेरे से टिकट मांगे, इसलिए मैंने नहीं दिए, तो इस बस का चालान करना। तो उस बस का चालान कटा दिया। हरियाणा रोड जो बॉर्डर था उसे पार ही नहीं करने देते, पुलिस तो रहती है। चालान तो किसी बात पे कर लो, सब उल्लंघन करते हैं, और स्पीड का कुछ भी हो, कुछ भी चेक कर लो, तुम्हारी लाइट सही नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई, तो उसका चालान काट दिया। उसने आकर के यहाँ बताया राजस्थान कि चालान कटने के पीछे रीजन यह था। फिर यहाँ राजस्थान वाले लगे कि जितने भी हरियाणा की गाड़ी आई ना, उसको सबको आमेर के आसपास स्पीड 40 है, कहीं पर कितनी है, तुम्हारी लाइट जो है, बोले साहब हमारे हरियाणा में जो नेम प्लेट यही लगती है, बोले ऐसे नहीं चलेगा राजस्थान में। सबके चालान काटे, 200 400 चालान काटे जितने भी आए ना, और स्पीड के। वो ये कह रहा है कि साहब मेरा तो इस आधार पे चालान काट दिया कि तेरा और वेट है, तू गाड़ी कैसे चला रहा है, वजन ज्यादा है, वजन कम कर। वो सारे नियम बने हैं, आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, मोटरयान अधिनियम में। तो उसके 150 200 चालान थे, तो वो अकेला आया था कि साहब वो अब विड्रॉ हो गए, अब हमें वापस भी तो देने हैं, कि सारे चालान विड्रॉ हो गए। फिर कुछ अधिकारियों में समझौता हुआ, तब जा करके तो एक उस महिला की वजह से कि मैं पैसे नहीं दूं, कितनी परेशानी हुई, कितने चालान कटे। नहीं हुआ, हरियाणा पुलिस वाले कहते कोई बात नहीं, काट दिया हमने चालान, वैसे ही कहते थे काट दिया उसका चालान, पैसे टिकट में कुछ नहीं होता ना।
भाई दोनों स्टेटों में गाड़ियां तो आती है ना, और दोनों में गवर्नमेंट भी एक ही है। भाई गवर्नमेंट अलग अलग होती तो एक अलग बात होता है कि दोनों लिखा है, दोनों में गवर्नमेंट रूलिंग जो है वो भी तो क्या है, सरकार भी तो दोनों में क्या है, एक ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि साहब समस्या ये थी, मेरे जो चालान हमारे जो हुए ना, इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज की तरफ से आया हूँ सबकी ओर से, तो मुझे उनकी कॉपी चाहिए। जो मामले विड्रॉ हो गए ना 6 महीने बाद में कोर्ट से, तो हमें रिकॉर्ड पे चढ़ाना। चलिए, 280, परिवाद को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। 280 परिवाद को वापस लेना, ये समन मामलों, और वहां क्या था, वो प्रोसिक्यूशन, चाहे कोई सा ही मामला हो, सरकार अपने मामले वापस लेती। 280 और 360, यदि परिवादी यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व है, समन मामले में है, वारंट मामले में नहीं है। यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व है, किसी समय किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के अभियुक्त के विरुद्ध, या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं, वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, और तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है दोष मुक्त कर देगा। चाहे कभी भी, जब भाई परिवाद को ही वापस ले लिया ना, जो कंप्लेंट किया था उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, तो किसी भी स्टेज पे कभी विड्रॉ करे हमेशा ही क्या होगा, दोष मुक्ति होगा। जो कंप्लेंट किया आपने वापस उसको विड्रॉ कर लिया तो वो दोष मुक्ति होगा। अभियोजन को वापस लेना क्या होगा, दोष मुक्ति होगा। जबकि वहां नहीं है 360 में, आरोप लगाने से पहले किया तो उन्मोचन होगा, और आरोप लगाने बाद में किया तो दोष मुक्ति होगा। देखो वहां मिल जाएगा आपको। ये समन मामलों के लिए, केवल इसी के लिए, पहले पढ़ देता हूं बाद में देख लेना आप। इफ ए कंप्लेनेंट If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same, and shall thereupon acquit the accused against whom, underline करना, and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. The complaint is so withdrawn. हो गया क्लियर? और जो मैं वापस ले रहा था ना वहां की बात, ये केवल इसी की बात है, परिवाद को वापस लेना। जबकि वहां 360 में देखिए आप, वहां दोनों कंडीशन है। देखो लिखा है ना, यदि आरोप विकसित किए जाने से पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध के अपराधियों के बारे में अनुमोचित हो, और आरोप लगाने के बाद में किया जाता है तो क्या होगा, दोष मुक्ति। मिल गया 360 में। जबकि समन मामलों में परिवादी ने अपना, कोर्ट ने अगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी कि ठीक है तुम अपनी कंप्लेंट वापस विड्रॉ कर लो, तो प्रभाव क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, दोष मुक्ति होगा। क्या होगा, दोष मुक्ति। अगर परिवाद को वापस लिया जाता है तो दोष मुक्ति हो। चलिए, ये आपका सेक्शन हो गया 280, परिवाद को वापस लेना। अभियोजन को वापस लेना 360, वहां तो कोई से भी मामले हो, हर लोक अदालत में लिस्ट आती है हमारे पास विड्रॉ करने की, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट पेश करते हैं। फिर इंपोर्टेंट सेक्शन है 281, ये पहले 258 थी, सीआरपी से सेक्शन 258 था, और परिवाद को वापस लेना पहले 257 था।
अब कौन सा हो गया? 280। परिवादी हाजिर नहीं होना 256 था, 279। तो वैसे कर लो, 256, 57, 58, 59, वैसे ये हो गए 281। देखिए आप, कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेज, कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। अब कार्यवाही रोकने का प्रभाव क्या होगा वो देखिए आप। ये लागू कब होता है? सेक्शन 281, अदर देन कंप्लेंट केस। सबसे पहली लाइन यही है, परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी सम्मन मामले में, यानी वो सम्मन मामला जो परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित हुआ है, पुलिस रिपोर्ट पे या मजिस्ट्रेट को ऑन मोशन, मजिस्ट्रेट ने खुद ने कॉग्निजेंस लिया हो, परिवाद से, परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी सम्मन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कोई अंडरलाइन करना, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो अन्य कौन होगा प्रथम के अलावा? सेकंड क्लास, दो ही तो हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसे कारणों से, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, यानी कोई भी निर्णय सुनाए बिना कार्यवाही को रोक सकता है। इन एनी सम्मन्स, इन एनी सम्मन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, instituted otherwise than upon complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate। तो other judicial magistrate कौन सा हो गया फर्स्ट क्लास के अलावा? सेकंड क्लास, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये लाइन इसलिए है क्योंकि पहले थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था, 1973 की सीआरपीसी में नहीं, 1898 की जो सीआरपीसी है ना, 1898 की जो सीआरपीसी थी, उसमें थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था। मजिस्ट्रेट भी बढ़ा दिया और पीछे शब्द कौन सा जोड़ दिया? थर्ड क्लास। कैसा इंप्रेशन बढ़ता है कि मैं थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूँ। अरे फिर तो मजिस्ट्रेट किस चीज का? जो थर्ड क्लास होता ना, सेकंड तक तो ठीक है, सेकंड फर्स्ट क्लास, जब स्कूल में पढ़ते थे किसी फर्स्ट डिवीजन आ गई तारीफ के साथ, सेकंड ठीक है, ठीक ठाक पढ़ रहा है, थर्ड क्लास आया थोड़ा क्या है, सही नहीं लगता था। थर्ड डिवीजन से पास हुआ, थर्ड डिवीजन से पास होना नहीं होना गांव में ये मानते, पास नहीं हुआ, थर्ड डिवीजन से पास। तो थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिखा, वो प्रावधान हटा दिए थे 1973 में। एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम stop the proceeding, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, without pronouncing any judgment, और और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित, यानी जो मेन विटनेस थे उनकी सबकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, यानी मामले के जो मुख्य गवाह थे उनकी तो एविडेंस रिकॉर्ड ही कर ली, मुख्य साक्ष्यों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है। और अगर एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया मुख्य साक्ष्यों का, पहले ही रोक दी, तो और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है, और ऐसे छोड़ने का प्रभाव क्या होगा? उन्मोचन होगा। एंड वेयर, आगे लिखा है, स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, एंड वेयर सच स्टॉपेज, एंड वेयर सच स्टॉपेज of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, इसको अंडरलाइन करना, is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। और पता है आपको डिस्चार्ज और एक्विटल में सबसे बड़ा खास बात क्या होता है? उन्मोचित किया ना, भी आपको उन्मोचित किया ना, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज लगाया ही नहीं, यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध से उन्मोचित किया है तो उसके खिलाफ दोबारा कार्रवाई हो सकती है उसी अपराध के लिए, क्योंकि चार्ज लगाया नहीं ना आपके ऊपर, आपको तो उन्मोचित कर दिया, तो उसी अपराध के लिए दोबारा से कार्रवाई हो सकती है।
और इक्विटल का प्रभाव यहां पर यह होता है कि जब आपने इक्विटी कर दिया, यानी आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, पढ़कर सुना दिया, समझा दिया, जो भी है सारांश बता दिया, जो भी, जब आपने आरोप ही लगा दिया, तो आरोप लगाने के बाद में अगर दो ही रिजल्ट होंगे, या तो दोष मुक्ति हो गया या दोष सिद्धि, चाहे कैसे भी हो। उन्मोचन और इक्विटल में सबसे बड़ा अंतर कोई आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, अगर उन्मोचन किया है तो उसी तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई की जा सकती है, जबकि अगर इक्विटल कर दिया तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा से कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यहां जो आपने 281 पढ़ा, जो पुराना सेक्शन 258 था, अगर प्रिंसिपल विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया, मुख्य साक्ष्यों का पूरा एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, और फिर उसके बाद में आप कार्यवाही को स्टॉप कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इक्विटल होगा। और अभी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया आपने, शुरू में कार्यवाही को स्टे कर दिया, रोक दिया, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उन्मोचन होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। चारों सेक्शन ही है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में इनमें से निश्चित तौर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना आप। हो गया क्लियर? पढ़ लीजिए आप 281। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना आप। ये लाइन समझ में आ गई क्या? मुख्य साक्ष्यों के साक्ष्यों को अभिलिखित किया, यानी प्रोसिक्यूशन के जो मेन विटनेस है, जो उनके एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, अब कार्रवाई रोक रहे, अब तो एविडेंस रिकॉर्ड कर ली, तो क्या होगा? दोष मुक्ति होगा। और अन्य दशाओं में क्या होगा? उन्मोचन होगा। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 282। 259 था पहले, अब हो गया 282। ऐसा एक सेक्शन पहले भी था, एग्जाम में आपसे आ गया, इश्यू वारंट इन ल्यू ऑफ सम्मन, और आपने लिख दिया ये सम्मन के स्थान पर वारंट कब इश्यू कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन था? 90। 90 था ना पहले? 87 सीआरपी से सेक्शन 87, तो अब कौन सा है? 90। देखो आप, इश्यू वारंट इन ल्यू ऑफ सम्मन, सम्मन के स्थान पर न्यायालय वारंट कब जारी कर सकता है? मैंने बताया था उसी वक्त भी आपको, 282 सेक्शन। सम्मन के, वो तो वारंट की बात है, आपको सम्मन इश्यू करने के बजाय आप क्या कर रहे हो? वारंट इश्यू करो। मिल गया? तीन कंडीशन थी वहां पर, याद आ गया आपको? पढ़ो उसको आप, इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी। और ये जो अपन पढ़ेंगे ये क्या है? वारंट ट्रायल इन ल्यू ऑफ समन ट्रायल, समन ट्रायल के स्थान पर वारंट ट्रायल। वो तो समन और वारंट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये ट्रायल की बात कर रहा है। देखिए आप, समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। अंतर है ना दोनों में? वो सेक्शन भी याद रखना, ये भी याद रखना, दोनों इंपोर्टेंट है। पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन्स केसेज इनटू वारंट केसेज, सम्मन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। जब किसी जब किसी ऐसे अपराध जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित सम्मन मामले के विचारण के दौरान, जब, ये कौन सी कंडीशन है, कौन से सम्मन मामले हैं, वो ये जरूरी है। जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित सम्मन मामलों के विचारण के दौरान जो 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, यानी वो सम्मन मामले जिसमें 6 महीने से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। और वहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई जनरली क्या होता है, देखो सम्मन ट्रायल होती है वो संक्षिप्त में होती है, क्या होती है, शॉर्ट में होती है। एविडेंस का भी सब्सटेंस रिकॉर्ड किया जाता है, चार्ज भी औपचारिक रूप से नहीं होता। वहां कोर्ट को लगता है कि 6 महीने से ज्यादा विचारणीय है, तो वहां ऐसा करने से अभियुक्त के साथ अन्याय हो सकता है, तो सम्मन ट्रायल के स्थान पर वारंट ट्रायल कर सकते। इसलिए करा कि जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित सम्मन मामले के विचारण के दौरान जो 6 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है। यानी अभी आपने चैप्टर 21 पढ़ रहे हो, कौन से चैप्टर के अनुसार?
चैप्टर नंबर 20 के अनुसार वारंट मामले के पीछे थी ना मजिस्ट्रेट वाले, पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। यानी ट्रायल फिर इस चैप्टर के अनुसार ट्रायल नहीं होगी, फिर ट्रायल किसके अनुसार होगी? पीछे वाला जो चैप्टर है उनके अनुसार ट्रायल होगी। लेकिन कौन से मामलों में? मोर देन 6 मंथ इम्प्रिजमेंट। ये कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें न्यायालय सम्मन मामलों को वारंट मामलों में कन्वर्ट करता है? ये कंडीशन ध्यान रखना। when in the course of the trial when in the course of the trial of someone's case relating to an offense relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice the offense the offense should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this Sanhita for the trial of warrant cases and may recall any witness who may have been examined। और उन साक्ष्यों को दोबारा बुलाया जा सकता है जिनकी परीक्षा हो चुकी है। ये आपको जितनी बार वेरी वेरी लगाओ उतना ही कम, इतना इंपॉर्टेंट है। इसे पिछला एडीजे का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था प्री एग्जाम में, खूब बार पूछा जाता है। सेक्शन पूछते हैं जनरली, क्या पूछेंगे? सेक्शन 259 था, कौन से या मामले पूछ सकते हैं कौन से? 3 महीने के कारावास से दंडनीय है। वही ऑप्शन में क्या मिलेंगे? जो 3 वर्ष के कारावास से ज्यादा दंडनीय है, तो जो 1 वर्ष से ज्यादा दंडनीय है, या जो 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय है। तो कौन से ऑफेंस है भाई? समन मामले जनरली मैक्सिमम 2 वर्ष है, जिसमें 6 महीने से ज्यादा का पड़ा, और उसको लगता है कि नहीं, क्योंकि समन मामलों में जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी स्पीडली होती है, सारी प्रोसीजर उसमें फॉलो नहीं की जाती, जैसे मैंने आपको अंतर बताया। तो उसे लगता है कि थोड़ा अनजस्टिस होता है एक्यूज के साथ, तो वो वारंट मामलों में कन्वर्ट कर सकता है। वारंट ट्रायल को समन मामलों में नहीं करेंगे, समन ट्रायल को किस में करेंगे? वारंट मामले। हाँ, समरी में है कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें सजा 7-7 साल की भी है, लेकिन फिर भी समरी ट्रायल करें। समरी ट्रायल में प्रोग्रेस वही अपनाते जो समन ट्रायल में अपनाते हैं। एक ट्रायल और बची हुई है, कौन सी? समरी ट्रायल। आप पढ़ लीजिए, आप पहले चारों सेक्शन, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसमें किसी को, अब देखिए वो सेक्शन देखिए आप, उन्मोचन वाले कौन कौन से सेक्शन थे, याद है आपको? ऊपर हेड नोट डालो ना आप, उन्मोचन के कौन कौन से सेक्शन थे अब तक जो आपने पढ़े। उन्मोचन का सबसे पहला सेक्शन था 250। एक तरफ उन्मोचन का लिखो और एक तरफ दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के 3 हेड बनाने हैं आपको कहीं पर भी वेर एक्ट में। एक तो डिस्चार्ज, एक एक्विटल और एक कन्विक्शन। सबसे पहला आ जाइए आप उन्मोचन, ठीक है? ऊपर 3 नाम लिख लो, डिस्चार्ज, एक्विटल और कन्विक्शन। कन्विक्शन सबसे लास्ट में लिखना, 3 हेडिंग लिख लो आप कहीं पर भी वेर एक्ट में, है ना? उसके साथ सेक्शन लिखा देता हूँ आपको ध्यान में रहे। सबसे पहले डिस्चार्ज, उन्मोचन साथ साथ ही लिखेंगे। उन्मोचन का पहला सेक्शन कौन सा था?
250। ठीक है, अब आ जाओ आप इक्विटल पे। सेक्शन 255, 255, 255। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। 255 के साथ इक्विटल में 258 लिखो, 258। और आगे तीसरा जो था कौन सा, उसमें भी लिखो 258 कन्विक्शन। हो गया। अब आगे बढ़ो आप दोबारा। आप आ जाइए डिस्चार्ज पे, दोबारा हो आप। 262, 262। एक दोष सिद्धि का विभाग पे भी दोष सिद्धि थी, याद है आपको? वो तो प्लीड गिल्टी वाली थी। पीछे एक सेक्शन आ गया ना, दोष सिद्धि का विवचन। दोष सिद्ध कर सकता है 252। 252 भी तो था दोष सिद्धि वाले में, लिखा नहीं है आपने पीछे 252? प्लीड गिल्टी वाला दोष सिद्धि का एक आपने 58 ही लिखा, 252 भी है उसमें। दोष सिद्धि के विभाग पर भी तो दोष सिद्धि कर रहे हैं। ट्रायल हुई नहीं, पहले स्वीकार कर लिया दोष सिद्धि वाला, हो गया। फिर आ जाइए आप, फिर दोबारा उन्मोचन पे आइए। 262 दोष सिद्धि वाले में, 264, 264। फिर वापस उन्मोचन पे आइए आप। 268, 268, 268। और फिर एक्विटल में और कन्विक्शन में दोनों में लिखो 271। दोष मुक्ति में भी लिखो और दोष सिद्धि में भी लिखो। इसमें दोष सिद्धि वाला नहीं आया क्या? पीछे आया था ना, दोष सिद्धि वाला लिखा दिया था मैंने, 264। इसमें क्लोज था वो, क्लोज 3। एक दोष सिद्धि वाले के साथ एक दोष सिद्धि का और था, अदर देन पुलिस रिपोर्ट वाला था ना। 269 का क्लोज 3 मिल गया। 269 का क्लोज 3 दोष सिद्धि में। 271 हो गया, दोष सिद्धि दोष मुक्ति। एक 272 उन्मोचन में लिखो, 272 परिवादी की अनुपस्थिति में उन्मोचन। अब आ जाइए आप उन्मोचन में, फिर लिखो 274, 274। दो सिद्धि के दो सेक्शन है, 275, 276। मिल गए। दो सिद्धि के कंटिन्यू ही है, 275, 276 और 277। और दोष मुक्ति का 270, सॉरी, कंटिन्यू है। देखो आप, दो सिद्धि वाले समन वाल में 275, 276, 277। नहीं नहीं, 270 नहीं है, 278। 275, 276, 278। और दोष मुक्ति का एक है कौन सा, 278। फिर दोष मुक्ति का एक और है, कौन सा, 279। और दोष मुक्ति का परिवाद को वापस लेना, परिवाद को वापस लेना भी कौन सा है, दोष मुक्ति का। और है उन्मोचन और दोष मुक्ति का एक सेक्शन कौन सा, 281, 281। मुख्य साक्ष्यों परीक्षा रिकॉर्ड करने से पहले रोकोगे तो उन्मोचन है, और बाद में रोकोगे तो दोष मुक्ति का है। अब किसी को डाउट हो तो बोलो। इतने सेक्शन है। अब आपसे आ जाएगी दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के प्रावधान बताओ, बड़ा क्वेश्चन। तो मोटे मोटे जो स्टूडेंट है, मोटे मोटे का मतलब कुछ जो मोटे मोटे प्रावधान लिखेंगे, मैंने आपको सारे लिखे हैं, उन्मोचन, दोष मुक्ति, दोष सिद्धि के। सबके प्रावधान बता सकते हो आप। और कोई रह गया तो बताओ आप। भाई तीन ही चीज है, उन्मोचन, दोष मुक्ति और दोष सिद्धि।
तो जिन जिन सेक्शन में उन्मोचन का है वो भी लिखो, दोष मुक्ति वाले हैं वो लिखो, और दोष सिद्धि वाले हैं, चाहे वो प्लीड गिल्टी पे दोष सिद्धि हो, चाहे वो छोटे मामले में दोष सिद्धि हो, और दोष मुक्ति में चाहे परिवाद को वापस लेने वाला हो या परिवादी की मृत्यु, वो भी आएंगे सारे। या लास्ट में 281 है, कार्यवाही को रोक देने वाले, वो भी आएंगे। तो आज घर पे जाकर के इस पर रिसर्च करना कि मैंने जो लिस्ट बनाई है उसके अलावा कोई और भी है क्या, और इन इन धाराओं में दोष मुक्ति, और इन धाराओं में क्या है, उन्मोचन। उन्मोचन और दोष मुक्ति का सबसे बड़ा फर्क ये है कि उन्मोचन किया ना, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ दोबारा से विचारण हो सकता है। जबकि दोष मुक्त कर दिया ना, तो उस अपराध के लिए उसका दोबारा से, क्योंकि जब आपने अपराध से ही दोष मुक्त कर दिया, भाई उन्मोचन में तो आपने अपराध लगाया ही नहीं ना, आरोप लगाया ही नहीं, आपने निराधार माना, तो उन्मोचन हो सकता है कि गलती होगी जो दोबारा उन्हीं तथ्यों पे हो सकता है। जबकि दोष मुक्त कर दिया, यानी जो अपराध का आपने आरोप लगाया उसी से आपने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, तो दोबारा उसके ट्रायल नहीं हो। और समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में अंतर क्या है, वो भी आपको बताना कि समन मामले ये होते हैं, वारंट मामले ये होते हैं। जनरली समन मामले और वारंट मामले में अंतर करते हैं, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में भी अंतर करते हैं, तो मिले जुले प्रावधान। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में करते हैं, लेकिन वारंट ट्रायल को समन ट्रायल में नहीं करते, ये भी तो अंतर है। समन ट्रायल में कार्रवाई को रोक देने वाली बात भी है, जबकि उसमें रोक देने वाली बात नहीं है। चार्ज वाला अंतर हो गया, एक्यूज की एग्जामिनेशन वाला हो गया, कितने अंतर हो गए, 7-8 अंतर है इन दोनों में, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में डिफरेंस के। अब जितने भी ट्रायल पढ़ी है इनको संक्षिप्त करेंगे अपन समरी ट्रायल में। तो आज पढ़ोगे या कल? अभी सीपीसी पढ़ लेते हैं, ऑर्डर 21 को थोड़ा निपटाते हैं। 283 छोटा सा है, और प्ली बार्गेनिंग ये सौदाबाजी, सौदाबाजी वाला अभी कहीं लागू नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोविजन दे रखा है इसमें, भविष्य में जब भी लागू करेंगे। अभी तो कोई प्रैक्टिस में है नहीं। और ये जो समरी ट्रायल पढ़ रहे हैं ना, ये भी नहीं है प्रैक्टिस में, समरी ट्रायल भी नहीं है अपना दे हमें, समरी ट्रायल भी नहीं अपनाते हैं राजस्थान में। क्योंकि समरी ट्रायल में होता क्या है कि जो मजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट करेगा ना, वही उसको समाप्त करेगा, बीच में ट्रांसफर हो गया तो फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। तो समन ट्रायल ही होती है, समरी ट्रायल होती ही नहीं। बट प्रोविजन है, प्ली बार्गेनिंग भी नहीं होती, सौदाबाजी वाली बात ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रावधान है, तो ये अपन पढ़ेंगे। तो ये भी एक प्रकार की ट्रायल है, ठीक है। चलिए 5 मिनट का ब्रेक है, फिर आज अपन कुछ एक सेक्शन बचा हुआ है, ऑर्डर सेक्शन 34 इंटरेस्ट वाला, ब्याज वाला, और फिर अपन ऑर्डर 21 स्टार्ट करेंगे।